नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी का खटीमा दौरा, मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत कार्यक्रम में की शिरकत। तो खटीमा गोलीकांड की 27वीं बरसी पर शहीदों को किया नमन, कहा आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा रहेगा याद। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात। राज्यपाल ने अग्रवाल को मानसून सत्र को सफलतापूर्वक संचालन पर दी बधाई। प्रदेश के विकास को लेकर भी हुई चर्चा। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का विकासनगर दौरा, प्रेस वार्ता में साधा बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विधानसभा में मंत्री नहीं दे पाए विपक्ष के सवालों का जवाब। उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने कसी कमर, कार्यकर्ताओं की जगह जगह बैठक आयोजित कर लिया संकल्प, कहा महंगाई चरम सीमा पर, जनता त्रस्त। और मंगलौर में गैंगरेप की घटना से इलाके में मचा हड़कंप, बदमाशों ने युवती का वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया वायरल। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान घटित खटीमा गोलीकांड के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को सरसब्ज बनाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। खटीमा गोलीकांड को लेकर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन में प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विकास को अधिक गति देने के साथ ही पलायन की रोकथाम, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार प्राथमिकता से काम कर रही है। आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम एक अच्छा उत्तराखंड बनाएं, एक ऐसा उत्तराखंड बनाएं जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, हमारे आंदोलनकारियों ने आंदोलन लड़ा था। यहाँ पर शहादत हुई थी 7 लोगों की। हमारे 2 सितंबर को मसूरी में शहादत हुई थी और 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर का वो जो कांड हुआ था, रामपुर तिराहा कांड, वो हम उनको कभी भूल नहीं सकते। लेकिन उनके मन में सपने थे कि कैसा उत्तराखंड होना चाहिए, कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा राज्य हम चाहते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नानक मत्ता में जल्द ही हेलीपैड की सेवा प्रारंभ होगी। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है और जल्दी ही दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ से हेलीपैड सेवा यहां के लिए प्रारंभ हो सकेगी और इस पर सरकार और प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द ही हेलीपैड सेवा शुरू की जाएगी। अभी हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी ने बताया, हमारी डीएम साहिबा उसको कर रही होंगी वाटर स्पोर्ट्स का तो काम चालू होना है। जल्दी हम उस पर काम चालू करेंगे। आने वाले समय में हम यहाँ से उड़ान योजना में जो दिल्ली से, लखनऊ से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से बहुत सारे देश के लोग जो नानक मत्ता साहिब आना चाहते हैं, उनके लिए हम सीधे यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ करेंगे। तो वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे और अपने बूथ पर जाकर सत्यापन किया और बूथ कार्यकर्ता के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिए। उसी कड़ी में, चूँकि मैं भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जो संभवतः अपनी योजना रचना की है, उस योजना रचना के तहत कि प्रत्येक बूथ हमारा सत्यापित हो, प्रत्येक बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता की ठीक से पहचान हो। और हम लोगों ने कल भी बूथ के अध्यक्ष जी के यहाँ गए थे
वहाँ दिन को हम लोगों ने वहाँ भी बैठा, वहाँ पर भोजन का प्रोग्राम किया था। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हरिद्वार आए थे, तब भी वो बूथ अध्यक्ष के घर गए थे। तो हमारी पार्टी में जो सामान्य कार्यकर्ता होता है उसको भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और इस स्तर के लोग सीधे सीधे संपर्क में रहते हैं। वो उसी अभियान का एक हिस्सा है। उसी में हम लोग जो है निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ता की पहचान, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ पर लड़ते हैं उन्हीं के कारण से सब पार्टी आगे बढ़ती है। और अब खबर उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार और उनके मंत्री विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भू कानून, किसानों के मुद्दे, कोरोना महामारी और विकास के मुद्दों पर भाजपा सरकार से सवाल किए गए, लेकिन सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार आपदाएं आ रही है और जो आपदा प्रबंधन सरकार का है वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और हालात बद से बदतर हैं। और आपदा से प्रभावित जो लोग हैं उनको जो राहत मिलनी चाहिए, सरकार को आपदा प्रबंधन में जो नियम है उसमें शिथिलता रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता लोगों की करनी चाहिए। और आपदा के इस दौर में ये डबल इंजन का भी तो कुछ कमाल दिखाओ भाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने जो सरकारी संपत्ति देश के लिए खड़ी की थी उसे बीजेपी बेचने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली, गैस, हवाई अड्डा सबको अपने चहेतों को औने पौने दामों पर दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस काम से देश में मोनोपोली बढ़ने की संभावना है, जिसका खामियाजा आम आदमी से लेकर आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। मैं सरकार से आज 3 गंभीर सवाल करना चाहता हूं और पार्टी के पटल से इन 3 सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हो? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों करना चाहते हो? उससे सिर्फ मोनोपोली का, एकाधिकार का निर्माण होगा। डियोपोली मतलब 2 लोगों का नियंत्रण हो जाएगा पावर सेक्टर पर, रोड सेक्टर पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, भंडारण पर। आप 2 लोगों का आधिपत्य क्यों जमाना चाहते हो? उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में कई पुल टूट गए हैं तो कई अभी खतरे की जद में हैं। राज्य में अभी कुल 1321 पुल हैं, जिसमें से 664 पुल बी कैटेगरी के हैं। इन सारे पुलों का पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। राज्य में बरसात में टूटी सड़कों के निर्माण को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण कर यातायात को शुरू किया जाए। अभी मैंने कल डीजी बीआरओ से बात करी, उनको बुलाया था अपने कार्यालय में। बीआरओ का चेयरमैन होने के नाते से मैंने पूरी रिपोर्ट ली है कि धारचूला में क्या क्या हुआ है, कैसे हम ठीक करेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि सबसे पहले बीआरओ वहाँ लग गया था, क्योंकि स्थान पर ही था वहीं से पूरे बीआरओ की टीम लग गई थी। फिर हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है। अभी हम लोगों ने ये कहा है कि कल राजी किया है अपने विभाग को कि जहाँ भी उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं आती हैं वहाँ पर आप हर संभव मदद करिएगा। तो सभी लोग राजी हो गए हैं, क्योंकि हैंड्स कम होते हैं, मिलजुल कर ही ये काम होते हैं। हमारा चाहे पीडब्ल्यूडी है, एनएच है, एनएचएआई है, तो उनके साथ बीआरओ अगर मिलेगा एक शक्ति के रूप में दिखाई देगा। और अब खबर देहरादून से, जहां रानी पोखरी के जाखन नदी पर पुल टूटने को लेकर आम आदमी पार्टी ने लोक निर्माण मंत्री आवास पर कूच किया। राजधानी के परेड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में आप पार्टी के नेता एकत्र हुए और लोक निर्माण मंत्री के आवास की तरफ कूच किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस और आप नेताओं के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। आप नेता मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे।
देखिए, आज आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल इस प्रदेश में जर्जर हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने में लगी है, न कि इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने में। आज यूथ बिखरा हुआ है, पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त है। इनके अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विकास उत्तराखंड का हो रहा है, उसमें उस घटिया विकास में, उस घटिया प्रबंधन में उत्तराखंड की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है। उसी के एवज में, क्योंकि जो रानीखेड़ा पुल आपने देखा होगा, जिसके लिए पिछले दिसंबर 2020 में 40 लाख रुपए इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसकी बुनियाद के रखरखाव के लिए दिया गया था, लेकिन 8 महीने बाद पुल भरभरा के गिर गया। और इंतहा इस बात की है कि आप देख रहे होंगे, शासन को चेतावनी दे दी थी कि पुल धंस रहा है, आप ट्रैफिक रोकिए, लेकिन प्रशासन ट्रैफिक रोकने में कामयाब नहीं हुआ। प्रदेश में भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री धामी की विधानसभा क्षेत्र से 4 सितंबर को आयोजित होने वाली परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने कमर कस ली है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं की जगह जगह बैठक आयोजित हो रही है। कांग्रेस असंगठित कामगार के प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें परिवर्तन यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है, जनता पूरी तरह से त्रस्त है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगी और प्रदेश की कमान कांग्रेस के हाथ सौंपेगी। उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा का आगाज किया है। मैं इसी कड़ी में कहना चाहता हूं कि ये पूरी जसपुर से लेकर खटीमा तक ये पूरी बेल्ट मजदूर और किसानों की बेल्ट है। इसमें मजदूर और किसान ही इस बार मुख्य भूमिका में होगा कि किसके हाथ में सत्ता देनी है। आज कांग्रेस पार्टी मजदूरों को साथ लेकर, किसानों को साथ लेकर काम कर रही है और नौजवानों को साथ लेकर काम कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए मैं मजदूर प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों को, शहरी क्षेत्रों को, सभी मजदूरों को हमारे पदाधिकारी सब घर घर जाकर उनसे वार्ता कर रहे हैं, घर घर जाकर उनसे मीटिंग कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के मसूरी से, जहां शिफनकोट संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें उन्होंने कहा कि गुरुवार को मसूरी गोलीकांड की बरसी पर यहां आने वाले भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। 1 वर्ष बीतने के बाद भी शिफनकोट के निवासियों को आवास नहीं मिल पाया है और आज भी वह खुली छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस कमेटी मसूरी के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि वह शिफनकोट के निवासियों का पूरा समर्थन करेंगे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। देखिए, जो भाजपा बेटी बढ़ाओ के नारा देती है, उस भाजपा सरकार ने और उनके भाजपा के जो विधायक मसूरी से गणेश जोशी जी हैं, उनके नेतृत्व में 1 साल पहले पहाड़ की माता बहनों को, छोटी बच्चियों को उनके घरों से उखाड़ करके और सड़क पे धकेल दिया गया था। उनके घर तोड़ दिए गए थे। 1 साल से इस बरसात में, धूप में वो लोग सड़कों पर हैं और उनको जो है झूठे आश्वासन ये सरकार और विधायक देते आए हैं। और आज मजबूरन बहुत दुखी होकर के हमें 2 तारीख को, जो कि मसूरी का बहुत ही सम्मान दिवस है, शहीद दिवस है, एक दुखी मन से हमें वहाँ पर उस जगह पर आने वाले भाजपा नेता और मंत्रियों का बहिष्कार करना पड़ रहा है। उनको काले झंडे दिखा करके उनका विरोध करेंगे। और साथ में हमारे जो ये माता बहनें खड़ी हैं, इन्होंने एक निर्णय और लिया है कि गणेश जोशी जी ने इनको जो कुछ छाते और कुछ लोटे और कुछ घड़ियाँ दी थी, जब घर तोड़ दिए हैं तो घड़ियाँ किस काम की, इसलिए कल उसकी वहाँ पर होली भी जलाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय या नेता प्रतिपक्ष या प्रीतम सिंह जी का धन्यवाद या व्यक्त करता हूं, उनका आभार या व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण या मुद्दे को विधानसभा के पटल में उठाया। कांग्रेस हमेशा से ही पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मजबूत और एक जिम्मेदार आपकी विपक्ष की भूमिका निभाती है। उसी क्रम में या मसूरी में भी पिछले 1 साल से हमारी शिफनकोट की माताएं, बहनें, ये बुजुर्ग बच्चे जिस पीड़ा, जिस दर्द, जिस कष्ट से गुजर रहे हैं, इस आंदोलन में शहर कांग्रेस या कमेटी या प्रदेश कांग्रेस या कमेटी। और अब खबर हरिद्वार से, जहां भगवानपुर की फतेहपुर झिंडियान ग्रंथ के पूर्व उप प्रधान ने ग्राम प्रधान पर फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्तावों को पास करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अन्य ग्रामीणों ने भी विकास कार्य न करवाने और अन्य मुद्दों को लेकर ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में ग्रामीणों और पूर्व उप प्रधान ने मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया है, साथ ही जांच की भी मांग की है।
जी डीलर के यहाँ भी जा 5-6 साल हो गए, मेरा राशन नहीं मिलता। हम तो फोटो फाटो सब चीज़ दे फिर ना कर दे वहाँ से जाकर। हम तो हर फिर वोट दे अब का वोट के पैसे लेंगे 50,000। जो गाँव में क्या नाम गंदा नाला बीच में से उसके ऐसी समाज के बीच में गंदा नाला बनाया, वो 5 साल पहले प्रधान ने बनाया था। प्रधान ने उस बनाया तो दिया था उसने, दूसरे प्रधान जब इलेक्शन हो गया दूसरा प्रधान आ गया, उसने 5 साल में कोई भी आज तक कोई साफ़ सफाई उसकी नहीं हुई, कोई भी आज तक सफाई हुई नहीं। कोई गांव में नहीं कह सकता इस चीज़ को कि हमने यहाँ कोई गांव में कोई सफाई कराई। एक चीज़ सर। दूसरी बात यह है सर, क्या नाम जो हमने क्या नाम शौचालय के कागज़ दिए, हमारे आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया, कागज़ लेकर कूड़ेदान में गिर दिए। और जी मनमानी तरीके से जो क्या नाम जो अपनी देख कर जो अच्छे लग रहे हैं उनके कर रहा है और किसके कर रहा है, इक्कर छोड़ रखे लोग। देखिए अभी आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है और चूँकि ये मनरेगा का कार्य और ये ब्लॉक स्तर पे होता है, इसके लिए हम जो है वीडियो साहब को पत्र लिख के कहेंगे कि जो भी उनके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हो उसको संपादित कर दिया जाए। उत्तराखंड के दिनेशपुर में किसान संगठनों और राजनीतिक दलों ने सुभाष चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की गई। आक्रोशित किसानों ने नारेबाजी करते हुए हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका। किसान नेता कुलवंत सिंह विर्क ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की खेती को समाप्त करने पर तुली हुई है। ये जो है ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है, ना ये देश की सरकार है। ये सरकार सिर्फ मोदी की और अमित शाह की सरकार है, ना ये बीजेपी की भी नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, जो सरकार जिनके लिए है उनका ही काम करेगी, ना मजदूर का काम करेगी, ना व्यापारियों के हित के सोचेगी, ना किसानों के हित के लिए सोचेगी। आपको विदित होगा कि लगभग किसानों के जो संघर्ष चल रहा है उन्हें 9 महीने लगभग हो चुके हैं, बॉर्डरों में बैठे हुए हैं और 400-500 किसान मर चुका है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी अत्याचार पे अत्याचार किसानों पे कर रही है, अभी आपको विदित होगा जो करनाल में भी ये कांड हुआ है, वो भारत सरकार कहती है कि आप एसडीएम के पास जाया करो जो भी आपको प्रॉब्लम हो, और एसडीएम खुद ही अगर कहे कि किसानों के सिर फोड़ दो तो किसके पास जाएंगे। वहाँ पे किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके विरोध में हमने मनोहर लाल खट्टर का जो ये पुतला दहन किया है। मंगलौर क्षेत्र में गैंगरेप की घटना से हड़कंप मच गया। खेत से वापस लौट रही युवती के साथ गैंगरेप की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। आरोपियों ने युवती का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि खेत से वापस लौटते समय गांव के ही कुछ युवकों ने अश्लील फफ्तियां कसते हुए छेड़छाड़ शुरू कर दी। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपियों ने युवती को खेत में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं पिता ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। 30 अगस्त को एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनकी पुत्री के साथ थाना मंगलौर क्षेत्र अंतर्गत 21 अगस्त को खेतों में गैंगरेप की घटना घटित हुई है, जिस संबंध में हमारे द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। ऋषिकेश शहर में अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों की कोई कमी नहीं है। लगातार होर्डिंग और बैनर लगाकर शहर की सुंदरता पर दाग लगाने का काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि यह दाग बिना परमिशन के लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नगर निगम को जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं गढ़वाल अपर आयुक्त भी नगर निगम को इस बाबत फटकार लगा चुके हैं। फिर भी अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। निश्चित रूप से उनको हटाने का काम करेंगे और जिनके द्वारा लगाया गया है उनको भी कड़ी चेतावनी देंगे कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न करें। क्योंकि नगर निगम स्वच्छ रखना, यहाँ की परंपराओं को, यहाँ की धार्मिक चीज़ों को आहत न हो, इसका भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल A1 उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।